हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। 2 चैप्टर हैं, एटम और न्यूक्लियाई। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, मैटर इसी से मिलके बना है। बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार दिए इसके बारे में। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, एटम के बारे में आपको पता है। मैटर, एनीथिंग दैट पोसेसेस दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। मैटर किससे बना है? मैटर इज मेड ऑफ या मेड अप ऑफ एटम्स। सबको पता है एटम से मिलकर बना है। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? डाल्टन्स, एटम मॉडल। डाल्टन ने एटम का मॉडल दिया। उसने कहा था एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज इंडिविजुअल। एटम के और टुकड़े नहीं हो सकते। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। इसके बारे में एटम के अंदर क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर अगला साइंटिस्ट ने सब कुछ बताया, इसका नाम है थॉमसन। थॉमसन्स एटम मॉडल। थॉमसन ने कहा एटम इज न्यूट्रल। सबसे पहली बात, एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एटम हैज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर। पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारी जगह बराबर फैला हुआ है। एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एटम लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। समझ गए? जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसमें उस तरीके से फैले होते हैं जैसे एक तरबूज के अंदर सीड्स, बीज होते हैं, कहीं कहीं पे यूनिफॉर्मली या मिक्स से फैले होते हैं। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा इसने बताया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने कुछ बताया, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो आती है वहाँ से डाटा मैच करना होता है। तो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मैच होनी चाहिए। वो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई ये बात समझ में आ गई आपको? गड़बड़ क्या हुई, वही इसकी लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन क्या आ जाती है? देखिए, अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस, तो पहली, इट डज नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन से अगला मॉडल हमारा वही है, क्योंकि जो चीज़ फेल होती है उसको ठीक करने के लिए नए साइंटिस्ट आते हैं निकल के, पता है आपको। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताऊंगा। अल्फा पार्टिकल को जब किसी एटम के पास से वहाँ गुजारा जाएगा तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो एटम, तो वो अल्फा पार्टिकल मुड़ जाएगा। स्मॉल एंगल स्कैटरिंग उसकी समझ में आती है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एंगल से मुड़ गए, समझ लो 90 से भी ज़्यादा से मुड़ गए। तो वो लार्ज एंगल स्कैटरिंग थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? फेल हो गया। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस इन एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम इस टाइप से। मतलब क्या होता है
जब कोई एटॉमिक गैस के अंदर से करंट पास कर रहे हैं, एटम एक्साइट होते हैं, तो हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस मिलती हैं, कुछ वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, डार्क या ब्राइट। आगे बढ़ेंगे तो वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया थॉमसन। हाथ ऊपर खड़े कर दिए, भाई मुझे नहीं पता। तो इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, स्पेक्ट्रल सीरीज, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वही चीज़ें हैं, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये इसकी लिमिटेशन रह गई। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास नए नए साइंटिस्ट आए। ये दो तो आपने शायद 10th में या 9th में पढ़े होंगे, +1 में पढ़े होंगे। अगला हमारे पास आता है रदरफोर्ड। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। या रदरफोर्ड एटम मॉडल। सबसे पहली बात, ये तीसरा मॉडल है, तीसरा साइंटिस्ट है, डाल्टन थॉमसन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मेन साइंटिस्ट था, उसके कोवर्कर थे गीगर और मार्सडन। और एक्चुअल सच्चाई है कि इन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट, तो क्रेडिट गोज टू बॉस। तो रदरफोर्ड बोलो, ये बोलो, जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी नाम से ये आ सकता है, लेकिन चीज़ वही है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री में भी आपने शायद +1 में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। सबसे पहली बात आती है कि अल्फा पार्टिकल क्या है। हीलियम एटम सुना है? सुना है। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हीलियम एटम में क्या हो गया, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और बाहर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, क्या बच गया, ये खत्म हो गया सारा। क्या बच गया, हीलियम न्यूक्लियस। क्या बच गया बेटा, हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। दूसरी बात, जो नेगेटिव चार्ज था वो हट गया, ओनली पॉजिटिव चार्ज बच गया प्रोटॉन की वजह से, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ गई। अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं। ओके, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो ये एक बात समझ में आ गई कि हीलियम एटम ही है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम ही है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। तो हीलियम 24 होता था, अल्फा भी 24, 2 एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की वजह से, ये मास नंबर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, क्या होता है समझ में आ गया अच्छे से। ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। मास की ओर बात करें थोड़ी सी। मास ऑफ अल्फा, तो देखो जरा, अल्फा पार्टिकल 24, हाइड्रोजन एटम क्या होता है 11, हाइड्रोजन एटम का मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्या बचेगा, प्रोटॉन बच जाएगा। बात वही है। तो इसका मास नंबर 1 है, इसका 4 है, तो 4 गुना हो गया प्रोटॉन के मास का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है, आगे न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। तो क्या बात समझ में आ रही है, मास नंबर इसका प्रोटॉन से 4 गुना है, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गई बात, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 होता है भाई, याद करो इसको। तो प्रोटॉन इससे इतना है, अल्फा कितना होगा, 4 × 1840 ऑफ Me, 1872 और 7360। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अल्फा पार्टिकल का मास नियरली 7000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। बेसिक बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम अभी स्टार्ट करेंगे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
ओके, तो देखिए रदरफोर्ड ने नया क्या बताया इसके बारे में और पुरानी जो लिमिटेशंस थी उनको दूर कैसे किया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले ना एक लेड बॉक्स लिया गया। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। ठीक है, ये लेड बॉक्स, लेड बॉक्स क्यों लिया, शीशा इसलिए लिया क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलेंगे तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे और हर डायरेक्शन में वो हमारी ह्यूमन बॉडी को बर्न करता है, मतलब या बर्न प्रोड्यूस करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो लेड बॉक्स क्या करेगा, जिधर ओपनिंग है, होल है, वहाँ से निकलेंगे, बाकी जगह जो जाएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद मान लो यहाँ से इस लाइन के अक्रॉस ये निकलेंगे, यहाँ 2 कोलीमेटर लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलीमेटर, और ये डबल लगाते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं कोलीमेटर। कोलीमेटर क्या होते हैं, इट प्रोड्यूस अ फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल की एक बीम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे हम लोग थिन फिल्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोना, उसकी थिन फिल्म लेते हैं। जनरली साइज 10⁻⁻8 मीटर के आसपास होता है, टी, और टी क्या है, थिकनेस। सबसे पहली बात आती है कि गोल्ड का क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा पतला कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल थिन शीट गोल्ड की हो सकती है, इसलिए थिकनेस 10⁻⁻8 -7 इसकी हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होगी, अगर ये थिन है तो एक बार ही होगी, नहीं तो 2 बार भी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात। स्कैटरिंग किससे होगी, इसके अंदर जो गोल्ड के एटम्स है उससे। अगर थोड़ा मोटा होगा तो एक ही जगह पे एटम ज़्यादा होंगे तो 2 बार स्कैटरिंग हो जाएगी, एक बार ही चाहिए हमें, इसलिए। ठीक है, 10⁻⁻8 -7 चलता है। ओके, इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई भाई, इसको थोड़ा सा अब अच्छे से कर दें। ये हो गया, ये अल्फा पार्टिकल्स चल रहे हैं, यहाँ से छोटा छोटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं, एक स्क्रीन लगाया जाता है। क्या बेटा, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। जिंक सल्फाइड क्या है, केमिकल है, मटेरियल है। इसकी कोटिंग करने से क्या होगा, क्या आप अल्फा पार्टिकल को देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो जब देख नहीं सकते तो हमें क्या पता लगेगा किस डायरेक्शन में कितना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी पता नहीं चलेगा। ठीक बात है भाई, क्या करें, एटम नहीं देखा हमने तो अल्फा कहाँ से देखेंगे, सही बात है। तो क्या हो रहा है, कहाँ से क्या, कुछ नहीं पता। तो हमने स्क्रीन लिया, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है, जब एक अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर टकराएगा तो फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगी। जैसे गैस लाइटर देखा है, उसको दबाते हैं तो फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है, चिंगारी, उसी टाइप से निकलेगी। लेकिन इंटेंसिटी तो बहुत कम होगी, नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उस माइक्रोस्कोप से हमें पता लगेगा कि जितने फ्लैश ऑफ लाइट होंगे उतनी ही ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स होंगे। क्लियर। अब किस डायरेक्शन में कितने हैं उसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, हाई रिजोल्विंग पावर का, तो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, उसका यूज करके हम काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस टाइप से
एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं, ठीक है भाई, और ये एंगल ले लिया हमने थीटा। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल की ये है। अब इसके साथ ये कितने एंगल पे मुड़ रहे हैं, कितने एंगल से स्कैटर, स्कैटर का मतलब मुड़ना, तो यूँ जा रहे थे, किधर मुड़े, कितने एंगल पे, तो जितने एंगल से मुड़े वो स्कैटरिंग एंगल ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाया कि स्कैटरिंग एंगल, और हम इसको डिटेक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ से माइक्रोस्कोप, डिटेक्टर, डिटेक्टर विद माइक्रोस्कोप ऐसे कह सकते हैं। डिटेक्टर का मतलब डिटेक्ट करेगा, और इस माइक्रोस्कोप को हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, रोटेटिंग, ये रोटेट कर सकता है स्क्रीन के ऊपर दाएं बाएं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेंगे तो किस डायरेक्शन में कितने हैं पता लग जाएगा हम लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात? किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल है मुझे पता लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ये इसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करेगा, यहाँ से टकराएंगे, टकराएंगे तो अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, कितने कहाँ गए उसको हम इसको मूव करने से पता लगा लेंगे। इस डिटेक्टर को मूव करने से हमें पता लग जाएगा कहाँ पे कितने हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला मुझे कुछ, मुझे इसका यूज करके एक एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला। उस डेटा से क्या मिलता है देखो, क्या कहता है वो, वहाँ से पता लगता है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट। ये गोल्ड के एटम्स हैं, लेयर है, थिकनेस है 10⁻⁻⁸ की, एक जगह पे एक ही एटम, लेकिन अल्फा पार्टिकल यहाँ से देखा तो सीधे ही जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, हुआ नहीं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। क्या ये डायग्राम बना लेंगे आप? ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेंगे तो इसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूँ। हम एक्सपेरिमेंटल जो डेटा आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है उसको हम स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा को अगर स्टडी करते हैं तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, एक ग्राफ प्लॉट किया गया, यहां लिया स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, यहां लिया गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने एंगल, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। ठीक है, अब जनरली कुछ लोग यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, एंगल लेते हैं 0, 20, 40, 60, 180, कोई जरूरत नहीं है, हम रैंडमली बात कर रहे हैं। तो ये ग्राफ आपका इस टाइप से आता है। ठीक है, सॉलिड लाइन क्या है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटली हमें जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा आता है। इसके ऊपर मैंने कुछ डॉट्स लगाई, डॉट क्या है? थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू। डॉट क्या है? थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू। हमने जो थ्योरी से कैलकुलेशन की और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और जब आप देख रहे हो स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, ये लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर पर सेकंड बहुत कम एंगल, नियरली 0 एंगल के लिए बहुत ज़्यादा है। और जब एंगल बढ़ता जाएगा तो ये डिक्रीज होता जाता है, हो रहा है ना। तो ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं? ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered undeflected, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड अनडिफ्लेक्टेड का मतलब अनडेविएटेड
सीधे निकल जाते हैं। दूसरा, ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट एंगल मोर देन 1 डिग्री। 1% से भी काफ़ी कम है 0.14%। 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर होते हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स, 8000 में से कोई एक स्कैटर एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा पे 8000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट, रेयरली, बड़ी मुश्किल से, एनी अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड बैक। स्कैटर्ड बैक का मतलब होता है गया, वहां रुका और वहां से जस्ट बैक, वापस 180 डिग्री पे मुड़ के आना, गया वापस, एग्जैक्ट उसी पाथ से वापस, स्कैटर्ड बैक। ठीक है, तो बाई चांस कोई एक ऐसा आएगा मुड़ के, ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन आती है। सबसे बड़ी बात ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट। मोस्टली क्या मतलब 99.86, क्योंकि 0.14% ही हो रहे हैं जो स्कैटर हो रहे हैं, तो 99.86 इतने पार्टिकल तो सीधे निकल गए बिना किसी डेविएशन के। ठीक है भाई, इतने पार्टिकल सीधे निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रदरफोर्ड ने सोचा, गीगर मास्टर ने सोचा, आप भी सोचो। इसका मतलब ये हुआ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। कंक्लूजन, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का बहुत सारा पार्ट खाली है जिसकी वजह से सीधे निकल गए, डेविएशन ना के बराबर है 0, तो इसका मतलब खाली है, सीधे निकल गए। ठीक है, सेकंड में मैं क्या कह सकता हूं? सेकंड में मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ अल्फा इज 7000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया था पीछे अभी, अल्फा का मास इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना या 7000 गुना ज़्यादा है, इसलिए नो स्कैटरिंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं मानी जाएगी, तो किसकी वजह से मानी जाएगी? प्रोटॉन्स की वजह से। सो ड्यू टू प्रोटॉन्स स्मॉल एंगल scattering is possible, same as in Thomson मॉडल। तो ये बात तो पता थी, नया क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं। फॉर लार्ज एंगल स्कैटरिंग, या ऐसे मानो उसने कहा मोस्ट ऑफ पार्ट इज एम्प्टी। ये बात समझ में आती है, खाली है तभी सीधे निकल गए। तो मोस्ट ऑफ पार्ट एम्प्टी है तो बाकी सारा कहाँ गया? थॉमसन ने कहा था पूरा एटम भरा हुआ है पॉजिटिव मास से, लेकिन इसने कहा मोस्ट ऑफ पार्ट खाली है। खाली है तो बाकी कहाँ गया? तो रदरफोर्ड ने एज्यूम किया, गीगर मास्टर ने एज्यूम किया, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम lies in a small region called atomic nucleus।
सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पे लाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसा उसने मान लिया। तो रदरफोर्ड मॉडल डिस्कवर न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी कि न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसा स्मॉल रीजन है जिसका साइज 10 की पावर 5, 10 की पावर -15, 1 फर्मी मीटर के आसपास होता है, -14, 15। इसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या इलेक्ट्रॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन्स की वजह से होगा। स्मॉल एंगल स्कैटरिंग समझ में आती है। लार्ज एंगल स्कैटरिंग के लिए उसने माना कि सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है स्मॉल रीजन में, और स्मॉल रीजन में लाई करता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। सेम उसी तरह जैसे बचपन में आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी ना, एक बूढ़े के 4 बेटे थे, चारों को उसने एक एक स्टिक पकड़ा दी, लकड़ी पकड़ा दी और बोला तोड़ो, उसने तोड़ दी, सभी ने तोड़ दी। लेकिन जब चारों लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और फिर तोड़ने के लिए कहा गया तो किसी ने नहीं तोड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। वैसे ही सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे रीजन में आएगा तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा स्ट्रांगली अल्फा को रिपेल करेगा, तो वो ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लाइज इन स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स के राउंड घूमते हैं, इसने बता दिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5वां पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, बाय डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वी कैन एक्सप्लेन, या ही वाज एबल टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर सकता है। क्या बातें समझ में आ गई? ये थोड़ी सी फीचर्स थी, बिल्कुल आसान, सिर्फ समझने की है, अंडरस्टैंड करो। एग्जाम में इसके बारे में कुछ भी आ जाए आप लोग लिख सकते हो। बहुत ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अब कैसे क्या रिपल्सन होता है भाई, ये न्यूक्लियस माने जेड, इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं, जेड एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज ई, जेड एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन्स हैं। अब अल्फा पार्टिकल मान लो यूं जा रहा है, तो ये इसका सेंटर, डिस्टेंस आर कह सकता हूं, और अल्फा पे कितना चार्ज होता है 2e। अरे अल्फा हीलियम न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 2, एटॉमिक नंबर 2 का मतलब 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है 2e चार्ज। बात समझ में आ गई? तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन अल्फा ड्यू टू न्यूक्लियस कितना होगा, चेक कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2/R। Q1 क्या है न्यूक्लियस का, Ze, इसका कितना है 2e, डिस्टेंस क्या मान लें r। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है दोनों के बीच में। जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ही कम होगा। और फोर्स जितना कम रिपल्सन उतना कम, फोर्स जितना ज़्यादा रिपल्सन उतना ज़्यादा। और मैं ये कह सकता हूँ फोर्स जितना कम स्कैटरिंग उतनी कम, फोर्स जितना ज़्यादा स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा। इसका मतलब आर ज़्यादा है, एफ कम है। आर अगर ज़्यादा है मतलब अल्फा दूर है, अल्फा दूर है तो कम एंगल से स्कैटरिंग होगी। अल्फा ज़्यादा है तो आर अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एंगल स्कैटरिंग होगी। आर अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम है तो कम एंगल से स्कैटरिंग होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने कैसे रिपल्सन होता है ये पढ़ा अल्फा पार्टिकल में। तो थॉमसन मॉडल की जो लिमिटेशन थी वो हमने एक्सप्लेन कर दी। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मान लो आ जाए एग्जाम में लिखनी आ जाए तो क्या करेंगे,
हम लिखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहीं से पता लगा साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है भाई, 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब 10⁻5 टाइम्स न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻5 टाइम्स छोटा है एटम से, या एटम इससे 10⁻5 का मतलब 1,00,000 गुना ज़्यादा है। 10⁻5 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। बात समझ में आ गई। तो साइज के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, ये इसके फीचर्स, बेसिक बातें हमें पता लग गई। इसके हम दो पार्ट भी कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कुछ बुक्स में इसको दो बना देते हैं, तो बात वही पड़ती है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं देखूं कि क्या यही फाइनल मॉडल है, क्या सब कुछ हो गया, तो बात आती है नहीं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या है, कमी क्या थी, क्योंकि यही कमी नहीं होती इसमें तो फाइनल था ये। लेकिन बेटा आपको बता दूं, इसके बाद आया बोहर मॉडल, बोहर के बाद आया बोहर समरफील्ड, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप कमी रहती गई और आगे आते गए। लिमिटेशन क्या थी, पहली, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एक्सेलरेटिंग चार्ज emit radiations according to this model, या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक्सेलरेटिंग होगा तो स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, एनर्जी कम होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन, सो इट्स एनर्जी लॉसेज, इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो इट मूव्स इन ए, चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो इट मूव्स इन ए स्पाइरल पाथ इट का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी लॉस करता जाएगा और स्पाइरल पाथ में मूव करेगा। समझ गए मेरी बात। एंड फाइनली फॉल्स इनटू न्यूक्लियस, फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो एटम is no more, so atom exists no longer, but it is not so। एटम तो अभी है, क्योंकि एटम है तो हम हैं, सब कुछ है, तो एटम तो अभी है, एटम खत्म नहीं हुआ। तो ये इसकी लिमिटेशन थी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग का मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हर टाइप से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी जहाँ चेंज होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो ये रेडिएशन एमिट करेगा और फाइनली एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो अभी बताई मैंने, एक्सेलरेटिंग चार्ज
एमिट रेडिएशन। एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करेगा, और एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सर्कल है, रोटेशनल मोशन है, तो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। ठीक है। व्हेन इट मूव्स इन स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ, इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेज, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सो इट एमिट्स लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो लाइट एमिट करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। सो वी हैव कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑन स्क्रीन, but experimentally we have line spectrum। ये मैंने समझाने के लिए बताया, इतना बड़ा एग्जाम में आ जाए तो नहीं लिखना आपको। क्या बताया मैंने? क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है एक्सेलेरेट कर रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो स्पाइरल पाथ में घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, तो वो अलग अलग लाइट एमिट करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा। तो इसका मतलब हमें स्क्रीन के ऊपर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसमें कुछ लाइन्स होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो इसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। तो थॉमसन की भी लिमिटेशन थी स्पेक्ट्रा के बारे में, रदरफोर्ड की भी वही रह गई। थॉमसन ने 2 बातें बताई थी कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसने भी नहीं बताया। उसने कहा लार्ज एंगल स्कैटरिंग कैसे होते नहीं बताया, वो थॉमसन ने बता दी। पर एक नई दिक्कत क्रिएट हो गई कि एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट रेडिएशन, बट ऐसा नहीं होता। तो इसने फिर 2 बड़े क्वेश्चन अराइज कर दिए कि स्पेक्ट्रम लाइन क्यों आता है, और दूसरा एक चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट करता है वो रेडिएशन अगर एमिट करेगा तो एटम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ये फेल हो गया। इसके बाद नया साइंटिस्ट आया बोहर। बोहर का मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें इसके अंदर और आती हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना पास जा सकता है और स्कैटरिंग कितने कितने एंगल पे हो सकती है। ये सब बातें हमें पढ़नी है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो छोटी सी बात कि भाई स्कैटरिंग कैसे होती है, स्कैटरिंग कैसे हो रही है। मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां से अल्फा आया यूं चला गया, क्या सही है? नहीं, क्योंकि ये तो पास है, पास है तो ज़्यादा मुड़ेगा। ऐसे थीटा ग्रेटर देन 90, ऐसे ही एक यहाँ से आया तो यूं मुड़ गया, थीटा ग्रेटर देन 90। इसके बाद एक अल्फा यूं आया, यूं चला गया, अल्फा लेस देन 90 क्योंकि दूर है, यहाँ से कैसा आया, यूं चला गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास अल्फा है तो 90 से ज़्यादा से होगा, थोड़ा दूर है तो 90 से कम, और दूर है तो और कम। और अगर एक अल्फा पार्टिकल सीधा आता है तो वो वापस चला जाएगा। क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या अल्फा पार्टिकल इसके पास आके इसकी पेरिफेरी को टच करेगा? पता नहीं। ये इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना स्ट्रांग होता है, जैसे सन के पास कोई नहीं जा सकता, वैसे ही इतना स्ट्रांग रिपल्सन होगा कि ये रास्ते में ही कहीं रुक जाएगा और वहाँ रुकने के बाद दोबारा वापस चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड बैक या हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन या स्कैटरिंग बैक। 180 डिग्री से स्कैटरिंग होगी। थीटा कितना होगा यहाँ पे? 180 डिग्री। 180 डिग्री पे इसकी स्कैटरिंग होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है, ये बात समझ में आ गई। कैसे अल्फा की स्कैटरिंग होती है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है भाई।
तो बेसिक एक्सपेरिमेंट की फीचर्स हमने पढ़ी, लिमिटेशन पढ़ी। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस कितना दूर जाके रुकेगा, कितनी डिस्टेंस होती है, ये कितना पास जा सकता है यहाँ से। तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पास जा सकता है, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात जितना दूर जाएंगे स्कैटरिंग उतनी कम होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये दो बातें हैं हमारे पास जो आगे एक्सप्लेन करनी है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतना हो गया। इसके बाद एक छोटी सी बात और, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, हमने ग्राफ बनाया था ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर पर यूनिट एरिया एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2, थीटा स्कैटरिंग एंगल। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इसके ऊपर बाई चांस कभी कभार नीट में जेईई में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बताओ भाई, साइन 4 θ/2। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, इसके ऊपर फॉर्मूला याद करना है आपको। यहां पे देखो, इफ 2000 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट 74 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट 60 डिग्री। तो भाई ये निकालना है, क्या करें, देखो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो तो आपको पता है, मैं लिख सकता हूँ n2/n1 इनवर्सली है, साइन की पावर 4 θ1 साइन की पावर 4 θ2 बटे में 2, हाफ एंगल है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो n2 निकालना है, n1 कितना है 2000, साइन की पावर 4 θ1 इनिशियल कितना है 74, 74 का हाफ 37, जो निकालना है वो कितना है 60, 60 का हाफ 30, ठीक है भाई। तो n2 बटे में 2000, साइन 37 कितना होता है 3/5, 3/5 की पावर 4, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 की पावर 4। तो n2 आ गया 2000 गुणा 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 9, 9 3 27, 27 3 81 बटे 5, 5 5 25, 25 25 625। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 5 × 5 × 5 × 5 25 25 625, ठीक है भाई। 1/2 का 2 की पावर 4, 4 4 16, बात समझ में आ रही है। ये घूम के ऊपर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अब हम सोल्व करें तो 25 25 80, बात समझ में आ रही है। 80 पे चला गया, फिर 5 पे जाएगा 16, तो n2 मेरे पास आ गया 16 × 16 × 81 डिवाइड बाई 5, ये नियरली 16 पे जाएगा। तो 16 का क्यूब, ठीक है, 16 का क्यूब आप सोल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 16 16 कितने होते हैं 256, फिर 16 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। आई थिंक नियरली 4096 पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स इतने आ जाएंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि स्कैटरिंग एंगल जितना ज़्यादा होगा, देखो आपके सामने है, स्कैटरिंग एंगल जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही कम होंगे। स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही कम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस के पास स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड कम होंगे वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, तो न्यूक्लियस से दूर हैं, समझ रहे हो ना, सीधे जाने वाले न्यूक्लियस से दूर हैं। न्यूक्लियस के पास बहुत कम पार्टिकल मिलेंगे जो ज़्यादा एंगल से स्कैटर होंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आज हम लोग कर सकते हैं,
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। जनरल क्वेश्चंस तो आज हमने की बेसिक बातें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का, इसमें एक अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से चल के आ रहा है, यहां तक पहुंचेगा, मैं कह सकता हूं रेस्ट पे आ गया और वापस आ जाएगा। रिट्रेस इट्स पाथ, अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो वो इसकी पेरीफेरी जो बाउंड्री है उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है कि वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस और सेंट्रल लाइन की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है भाई, जहां पे वो रुकेगा वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे। अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से चल के आ रहा है, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, और वो एक टाइम पे जाके इसके रिपल्सन की वजह से रुक जाएगा। इसका मतलब जैसे वो बहुत दूर है, कोई रिपल्सन नहीं है तो फ्रीली आ रहा है, पास आएगा इसकी वजह से रिपेल होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगी, उसके बाद वो और ज़्यादा पास नहीं आ सकता, वहीं से रिपल्सन की वजह से वापस चला जाएगा। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या एनर्जी लॉस हो रही है, नहीं। जब वो बहुत दूर से आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, जब पास आता जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। फाइनली जब वो यहाँ आगे रुक गया, सारी काइनेटिक जीरो, तो वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और वो पोटेंशियल रिपल्सन की वजह से फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होने लग गई। बात समझ में आई, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर बात करें भाई इसको डिफाइन करो, तो मैं कह सकता हूं इट इज द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, एंड इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड पोजीशन ऑफ एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल वेयर इट कम टू रेस्ट। शॉर्टकट में सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल है, बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन जिस जगह पे वो आगे रुक जाएगा वहां और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मेन पॉइंट्स क्या हैं, मैं लिख सकता हूं नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस इज स्टेशनरी या न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, इट डज नॉट मूव। जब रिपल्सन होगा तो हम मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस बहुत हैवी है, वो इसके रिपल्सन से हिलेगा भी नहीं, तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल मूव करेगा, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे हमने एजम्पशन कर ली। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करें भाई क्या हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं व्हेन एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल moves towards nucleus, its kinetic energy starts decreasing due to repulsion and potential, कौन सी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी increases। ठीक है, at a certain point its
टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट कम टू रेस्ट। ये रेस्ट पे आ जाएगा एंड देन रिट्रेसेज इट्स पाथ ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से अपना पाथ रिट्रेस करेगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो सारी काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होती है? के Q1 Q2 बाई आर। तो के न्यूक्लियस का चार्ज Zi, अल्फा का 2e, ठीक है, बाई आर। और आर नोट कह सकते हैं जब ये यहाँ पे आगे रुकेगा तो आर नोट, जब अल्फा यहाँ पे आगे रुकेगा तो आर नोट लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर 2kZe स्क्वायर बाई आर नोट। ठीक है भाई, सिंपल। काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालूँ आर नोट, इसको ऊपर 2kZe स्क्वायर हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद मत करो, डायरेक्ट याद करो। पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आपका आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, इजी है, सिंपल है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखें तो क्या बनेगा वो देखो। क्वेश्चन है, मान लो एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी न्यूक्लियस। गोल्ड का न्यूक्लियस है, जेड दिया हुआ है 79। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ। तो क्या करना है? आर नॉट 2kZe स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, पता है मुझे इतना। ठीक है, देखो ध्यान से। 2k कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹। जेड कितना है? 79। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? हो गया हाफ। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन के मास का 4 गुना। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁻27। बाकी इसकी भी जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 7.7। देखो ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.7 मेगा 10⁻⁶, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना, इतने जूल के बराबर होते हैं। तो 1.6 10⁻⁻⁻19। एक से ये कैंसिल, सोल्व कर लेना इसको। तो नियरली जब आप सोल्व करोगे तो 1.6 10⁻⁻13 मीटर के आसपास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आती है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 -15 होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा। यहाँ से क्लियर है कि वो पेरिफेरी को टच नहीं करेगा, लेकिन स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ये कम होगा, लेकिन पेरिफेरी टच नहीं करेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है समझ में आ गया। ओके, इसके बाद हम बात करें इम्पैक्ट पैरामीटर। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, उसी के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें अलग से निकाल के लेके आ रहे हैं। चीज़ वही है जो हम पढ़ चुके हैं, पर नाम अलग दे रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में पता था, फॉर्मूला निकाल लिया हमने। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है?
देखो मान लो ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है जेड, ये सेंटर है तो मैं कह देता हूं सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन, ठीक है। मान लो एक अल्फा पार्टिकल यूं गया यहां से थीटा एंगल में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। क्या? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन जिधर इसकी वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी वेक्टर बोल दिया अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन और सेंट्रल लाइन इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। जनरली बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी, बी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। मैथमेटिकली बी का फॉर्मूला है के जेड ई स्केयर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई हाफ एम ए स्केयर। क्या मेरी बात समझ में आई? इम्पैक्ट पैरामीटर के जेड ई स्केयर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई एनर्जी हाफ एम स्केयर, और इसको मैं ई भी लिख सकता हूँ ना, या काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है के जेड ई स्केयर कॉट थीटा बाई 2 हाफ एम स्केयर, या के, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चे दोनों लिख देंगे एग्जाम में, इसलिए ये लिख देते हैं के जेड ई स्केयर कॉट थीटा बाई 2 हाफ एम स्केयर। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? तो मैथमेटिकली ये मेरे पास है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी भी उतना ही कम होगा, ठीक है, बात समझ में आ जाती है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, बी। तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर कम ज़्यादा, भाई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है तो ये कम होगा, दूर है तो ज़्यादा होगा, यही तो बात हुई, ठीक है भाई। देखो सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल लाइन है, तो एक अल्फा पार्टिकल यहां से सीधा आया, वापस चला गया, तो यहां के लिए बी कितना है, 0, क्योंकि सेंट्रल लाइन के ऊपर है 0। यहां से अगर देखा जाए तो ये ऐसे चला गया, थीटा 90 से ज़्यादा है, यहाँ बी। अगर एक यूँ लिया जाए, यहाँ थीटा 90 से कम है पर यहाँ बी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। बी ज़्यादा, स्कैटरिंग कम, बात समझ में आ गई? स्कैटरिंग कम, बी ज़्यादा, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और ज़्यादा दूर लोगे तो और कम एंगल, आ गई बात समझ में? ऐसे ही मैं इसको नीचे बना सकता हूँ, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा तो बी कम होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इस टाइप से बनाऊं, यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी मान लो, बी 0 है यहाँ पे, यहाँ से लिया जाए तो ये यूं जाके यूं आ गया, मान लो 10 कुछ भी फर्मी मीटर में। इसी टाइप से यहाँ पे 100 लो, इस टाइप से, चीज़ें वही हैं, कुछ नहीं है।
और यहाँ पे ज़्यादा लें तो ऐसे ऑलमोस्ट सीधा निकल गया। बात समझ में आ रही है? कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं इसकी, या ऐसे करो ना 5, 10, 100, कुछ भी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डिस्टेंस ले ली। तो ये समझाने का तरीका था। दूर जाते जाओगे b बढ़ता जाएगा, लेकिन एंगल घटता जाएगा। कैसे? आपके पास फॉर्मूला था b = kz² cot θ/2 डिवाइड बाई हाफ mv²। तो b प्रोपोर्शनल टू cot θ/2, ठीक है। तो देखो अगर थीटा बढ़ेगा, थीटा कब बढ़ता है? जब न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। थीटा अगर बढ़ेगा तो cot थीटा घटेगा। क्यों? cot 0 इन्फिनिटी होता है, cot 90 0 होता है। तो cot 0 इन्फिनिटी होता है, तो एंगल कम है तो cot की वैल्यू ज़्यादा है, तो एंगल ज़्यादा है तो cot की वैल्यू कम है, और cot की वैल्यू कम है तो b भी कम है। इसका मतलब स्कैटरिंग अगर ज़्यादा है तो b कम है। इफ़ b इज लेस, स्कैटरिंग इज मोर, और इफ b इज मोर, स्कैटरिंग इज लेस। आई थिंक समझ में आ गया इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। जनरली आपके पास एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं, या सिंपल इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद कर लो, kz² cot θ/2 हाफ mv²। क्लियर? ओके भाई, इतनी बात समझ में आ गई मुझे, ठीक है। तो ये होता है बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर में 2 हमने डायग्राम बनाने एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके जेई वगैरह में, नीट वगैरह में आ सकता है कि भाई b ज़्यादा होगा थीटा के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे क्या। तो ये सब बातें आपके सामने हैं, आपको पता है और पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था रदरफोर्ड एटम मॉडल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बोहर एटम मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बनते हैं। बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहीं से